नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ चर्चा में मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। बहुत धन्यवाद दंडोतिया जी। नरोत्तम जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पहले हम टीवी खोलते थे, हमेशा जब टीवी खोलो नरोत्तम मिश्रा ही दिखते थे, सरकार की तरफ से बयानबाजी करते हुए, पार्टी की ओर से बयानबाजी करते हुए। क्या हुआ अचानक कि मीडिया से इतनी दूरी बना ली? ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जहाँ जब जो जिम्मेदारी मिले उसको बखूबी निभाना चाहिए। पहले मैं प्रवक्ता था राज्य सरकार का, पहले मैं गृह मंत्री भी था, और वो विभाग ऐसा था कि उस पर कुछ न कुछ आता ही था रोज, और इसलिए ये दोनों चीज़ें थी। आज वो दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो जो पार्टी ने काम दिया वो कर रहे हैं। उस समय ज्वाइनिंग का काम दिया था तो न्यू ज्वाइनिंग कराई, अब सदस्यता का है, सदस्यता कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है तो महाराष्ट्र चले जाते, पार्टी का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और तल्लीनता से भी कर रहे हैं। एक बड़ी कमी खलती है हम लोगों को, मीडिया के लोगों को पसीनेता चेहरा हुआ करते थे। आपके बयान बेबाकी से अपनी बात को रखना बिल्कुल एकदम। बीजेपी के नेता, बतौर नेता तो आप रूबरू हो ही सकते हैं ना। ये इस तरह की चीज़ें कि यहाँ किसी की कमी कोई खलती किसी को भी नहीं है। ये क्रम चलता रहता है राजनीति के अंदर आने और जाने का। थोड़ा ठहराव आता है फिर ठीक हो जाता है। पिछले 9 महीने का जो समय रहा, बिल्कुल एकदम निश्चित तौर पर आत्ममंथन भी किया होगा। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर क्या आपको लगा बिल्कुल एकदम कि समय मिला क्षेत्र की जनता में ज़्यादा जाने के लिए, या कुछ बेहतर और करने के लिए आत्ममंथन आपने किया होगा? पार्टी ने जो काम दिया अभी वही किया है। शुरू के 6 महीने तो ज्वाइनिंग में ही चले गए थे, ज्वाइनिंग का काम था। अब महाराष्ट्र में हूँ, बाकी क्षेत्र में जाता ही हूँ, कल जा रहा हूँ। रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने सदस्यता को लेकर, 1 करोड़ सदस्य बना लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर। 1.5 करोड़ का टारगेट है। एक अकेली सदस्यता का रिकॉर्ड मत जोड़ो आप। पहले तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मध्य प्रदेश की भाजपा ने रिकॉर्ड नहीं बनाया? हमारी सरकार ने, मोहन सरकार ने रिकॉर्ड नहीं बनाया। 29 की 29 सीटें जीतना रिकॉर्ड नहीं है? आज़ादी के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ, पर अब हुआ, रिकॉर्ड है। ज्वाइनिंग में रिकॉर्ड नहीं किया हमने, इतिहास बनाया ज्वाइनिंग का। सदस्यता में रिकॉर्ड बनाया, आप खुद ही कह रहे हो। और आगे भी रिकॉर्ड बनाना ही है आदरणीय मोहन यादव जी और बीडी भाई की जोड़ी को। ये सतत रिकॉर्ड बनाती हुई चली जाएगी और देश के कई प्रदेश प्रेरणा लेंगे। आज हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो हमारी लाडली बहना योजना की जिक्र होती है। जो भी भाषण देता है वो मध्य प्रदेश को उल्लेखित करते हुए भाषण देता है, तो अच्छा लगता है ना कि हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमारे पार्टी के काम का उल्लेख महाराष्ट्र में हो रहा है और परिणाम भी अच्छे आएंगे। आज जो रिकॉर्ड बनाया, आप बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड बीजेपी ने हर क्षेत्र में बनाया, पर लेकिन सदस्यता को लेकर जो रिकॉर्ड बनाया, निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद कहनी होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जब ज्वाइनिंग बीजेपी के अंदर शुरू हुई थी, एक तरीके से कहा जाता कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, लाखों की संख्या में ज्वाइनिंग हुई थी। एक नींव मेरे ख्याल से कहना होगा कि शायद उसी समय रखी गई थी। आज जो रिकॉर्ड बना उसकी नहीं, ये तो टीम वर्क है। देखो, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा जो परिणाम आता है उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क है। मुख्यमंत्री जी भी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और बाकी के लोगों को सबको समेट के जो चलने की कला विकसित हुई है ठाकरे जी के बाद से अभी तक, उसके कारण से ये ज्वाइनिंग बढ़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभा मंडल था, नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिसके प्रकाश में सब दमक रहे थे, चमक रहे थे, और उसके कारण से ये ज्वाइनिंग की बाढ़ आई थी। किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं आई। अगर ये भ्रम अगर मैं को हो जाए या किसी और को हो जाए तो मैं समझता हूँ मुगालता है। क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहते? क्रेडिट यहाँ मिल नहीं सकती किसी को, चाहे तो भी, क्योंकि टीम काम कर रही है, व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा है। मैं अकेला काम कर रहा होता तो एक बात थी। कई बार तो ऐसा हुआ मुझे ही सूचना आई कि फलाने आ रहे हैं, मैं खुद पहुंचा दौड़ता दौड़ता। पर कई बार ऐसा हुआ कि बड़े नेता जो नरोत्तम मिश्रा जी के साथ बैठ के कार्यालय जा रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, ये भी तो हुआ। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रसंग आए थे, ये सच है। और पार्टी आगे भी कोई काम देगी तो तल्लीनता से मनसा वाचा कर्मा करेंगे।
नरोत्तम मिश्रा जी हमेशा माने जाते हैं बीजेपी के लिए संगठन का काम हो, खासकर चुनावी रणनीति के तौर पर बड़े रणनीतिकार के तौर पर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इससे पहले हरियाणा के चुनाव में हमने देखा, महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में देखा, देश के अलग अलग चुनावों में हमने देखा नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी मिलती है। इस समय महाराष्ट्र में आपको जिम्मेदारी मिली हुई है और कहा जा रहा है कि बड़ा कठिन चुनाव है, गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ में, क्या स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर? मैं ऐसा मानता हूं हर चुनाव कठिन होता है, यही चुनाव नहीं। अब महाराष्ट्र में थोड़ी दलीय स्थिति प्रकार अलग है, मध्य प्रदेश जैसा प्रकार नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर 2 ही दल हैं, वहाँ पर 6 दल हैं। 2 शिवसेना के हो गए, 2 शरद पवार जी के हो गए, कांग्रेस भाजपा, ये 2 ऐसे 6 तो प्रमुख हो गए और छोटे छोटे अलग हैं। लेकिन मेरा मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में आएगी। आपने कहा 6 दल है, उनमें से 2 को 4 करने का श्रेय तो बीजेपी को ही जाता है, जब तोड़े उनको, चाहे एनसीपी की बात करें, शिवसेना की बात करें। लग रहा है कि वो जो दल है बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े, क्योंकि अजित पवार ऐसा कह सकते हो कि जहां भी कोई दूसरा दल टूटता है तो बोले भाजपा ने तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में टूटा तो भाजपा ने तोड़ दिया। भाई दल को आप नहीं संभाल पाते, जो लोग खुद अपने दल को नहीं संभाल पाए और टूट जाए तो हम सबसे बड़ी पार्टी होते हैं तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे? राजनीति में ऐसा होता है क्या? हम दावा पेश कर देते हैं। ये दोष हम पे लगाना, मैं ऐसा मानता हूँ ये गलत है। आप अपने घर को संभाल नहीं पाते हो, दूसरों पे दोष से क्या लाभ है? पूरे देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और निश्चित तौर पर विदेश में जो दौरे रहे इस समय बड़े चर्चा का केंद्र है। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा, जिस तरीके से बयानबाजी रही पूरे राहुल गांधी के अमेरिका के अंदर। देखिए, माननीय मोदी जी जब विदेश जाते हैं तब भारत माता के माथे को गौरवान्वित करते हैं और राहुल गांधी जब जाते हैं तब कलंकित करते हैं। दोनों को बयान देख लो आप। ये पूरे चुनाव में संविधान की किताब को उठाए फिरे राहुल गांधी, और जहां भी भ्रम फैलाया, मध्य प्रदेश नहीं, जहां भी भ्रम फैलाने में सफल हुए वो यूपी महाराष्ट्र में, और विदेश में जाके असली बात उनके मन की निकल के आ गई कि संविधान में संशोधन करेंगे, वो आरक्षण के बारे में। अब ये इनकी अंतर्मन की बात है जो निकलती है, क्योंकि 31 बार संविधान में संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किया था, 16 बार नेहरू जी ने किया था, 6 बार तो इनने ही कर दिया था, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी। तो ये संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन इनने किए। लेकिन उस समय चुनाव के समय भ्रम फैलाने में कई हिस्सों में वो सफल हो गए। लेकिन देश समझेगा, ये कांग्रेस ये हर चुनाव के पहले आ जाती है, कभी कहती है हरिजन एक्ट समाप्त कर देंगे, कभी कहती है आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी कहती है संविधान समाप्त कर देंगे। जनता में देर से सही, पर ये बात अब धीरे धीरे पहुंच रही है कि राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है। आप बोल रहे हैं मोदी जी वैश्विक नेता हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 2024 के जो परिणाम आए हैं मोदी जी डरे हुए हैं उसके बाद से। ये मुगालता अगर उनको है तो बना रहे। 10 साल में नेता प्रतिपक्ष 15वें साल में बनने लायक हुए हो, और ये मुगालता बहुत जल्दी टूटेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो आप। ये जो राहुल गांधी जी को मुगालता है ना, अब उतनी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी, ये जल्दी टूट जाएगा उनको। हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, केजरीवाल जी अब तक अंदर थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है, केजरीवाल जी बाहर आ गए, अब कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ, वोट काटेंगे, बीजेपी को फायदा है। अरे फायदा है या नुकसान है, ये जब कांग्रेस को घाटा होता है वो ऐसे ही तर्क देती है। उसी में से तो मैंने ये आरक्षण, हरिजन एक्ट और संविधान की बात करी थी। उनके पास सिर्फ बातें हैं, करने को कुछ नहीं। ये आरक्षण की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, ये जाति जनगणना की बात करते हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, कर्नाटक में, क्यों नहीं करा रहे वहाँ पे जाति जनगणना? अब चुप क्यों हो गए उस जनगणना को लेके? क्योंकि भ्रम फैला के राजनीति करना, फूट डाल के राज करना, जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, कमोबेश वही स्थिति सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। ये उसी से प्रेरणा लेते हैं, अंग्रेजों की नीति से। आप गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय कई सारे नवाचार मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिले। इस समय चर्चा में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमाचल के अंदर अभी सरकार ने नियम लागू कर रही है कि रेस्टोरेंट, दुकानों के बाहर जो है सभी के नाम होने चाहिए, पता लगे कि शुद्धता है कि नहीं है।
अगर आप रहते मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि पता था कि उस समय होते तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई फरमान जारी हो जाता। रहते तो अब कल्पनाओं के आधार पर तो जवाब दिया नहीं जाएगा। समर्थन करते हैं क्या? संभावनाओं के आधार पर तो कोई जवाब देना भी नहीं चाहिए। अब ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का निर्णय है, वो जैसा मैं सरकार के बारे में क्या बोलूँगा। योगी सरकार का जो फैसला है, उनने योगी जी ने लिया होगा तो ठीक निर्णय लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी निश्चित तौर पर एक कहना होगा कि बड़ी भूमिका में रहे। अगर 93 का हम चुनाव छोड़ दें बाई इलेक्शन, तो अभी तक आप लगातार 6 बार विधायक भी रहे, उसके बाद से कई सारी जिम्मेदारियां रही। बिल्कुल लगातार चर्चा चलती रहती है कि नरोत्तम मिश्रा जी को फला जिम्मेदारी मिलने वाली है, फला जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या देखते हैं, क्या जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जी के पास? दंडोतिया साहब, मेरे को पार्टी ने बहुत दिया है सच में। 3 साल के ऊपर विधायक रह लिया मैं, 17-18 साल मंत्री रह लिया मैं मानता हूं कि बहुत दिया है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मुझे तो जैसा कोई छोटा मोटा काम न्यू ज्वाइनिंग टाइप का मिलता रहे, मैं उसमें अपने आप को संतुष्ट मानता हूं। बाकी ये मीडिया हाउस से आप लोग आते हैं, आप चाहे जिसका नाम चाहे जहाँ चला सकते हो, उसको मेरे रोकने से कोई रुकेगा नहीं। और अब तो आप ये हम नहीं चलाते, ये अब आपसे अगर मीडिया जाती है तो जनता के बीच से नाम लेकर आती है। अब तक साथ सोशल मीडिया आप लोगों से भी ऊपर हो गया है। वो तो भड़ास निकालो केंद्र जैसा हुआ जा रहा है। उसमें तो उसका वाइस चांसलर बनने के लिए तो किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है। सोशल मीडिया के जिसके मन में आया वो चला देता है, और वो जो चला देता है उसकी चर्चा भी चल पड़ती है। ये गलत है, पर है, अब है तो स्वीकार तो करना पड़ेगा और इसी में से मार्ग निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात की, हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं। इस समय पूरा नया नेतृत्व कांग्रेस का बड़ी एग्रेसिव नजर आ रही है। विधानसभा घेराव हो, जिले के अंदर नगर निगम के घेराव हो, बिल्कुल हर जगह ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल और इस तरीके से कांग्रेस की तैयारी मध्य प्रदेश में दिख रही है। अब तो परिणाम आते जा रहे हैं। इसी नए नेतृत्व में 29 सीटें जीते ना, नेतृत्व तो यही था जो आज है। कैसे जीत गए? बड़े बड़े दावे। देखो, बड़ बोलने से, ऊंची बातें करने से, आरोप लगा देने से इनकी पार्टी में अब सुधार हो नहीं सकता है। ये कांग्रेस रसा, आप ये देखो ना कि अगर थोड़ा बहुत भी अंतर आया होता तो आज स्थिति होती कि जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने यहाँ बाढ़ का चुनाव हार गए। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाढ़ का चुनाव कांग्रेस हार गई। पूरे प्रदेश में हारी है, ये सच है, पर वहाँ भी हार गई। तो हम जब पार्षद से लेकर सांसद तक की तुलना की बात करोगे तो एक बात आपको दिखाई देगी कि जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया। ये अब इसका सूर्य अस्ताचल की ओर है। कितना भी चीख लें चिल्ला लें, करना ही नहीं है। काम के आधार पे ये वोट मांगते ही नहीं है। ये सिर्फ विभाजन के आधार पे, आप में भ्रम फैलाने के आधार पे वोट मांगते हैं। तो जनता अब इन सब चीज़ों को कब तक चलेगी? झूठ, एक सीमा होती है ना, झूठ के तो पैर होते ही नहीं। आमतौर पर देखा जाता था कि विधायकों को जब तोड़ा जाता था जब सरकार बनाने की जरूरत है या संख्या कुछ कम पड़े। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आई। लोकसभा चुनाव से पहले 3-3 अपने कांग्रेस के विधायक तोड़ दिए। अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो आप जिनको युवा नेतृत्व, नया नेतृत्व कह रहे हो। कमलनाथ जी जब नेतृत्व कर रहे थे तब बुजुर्ग नेतृत्व कह रहे थे। बुजुर्ग नेतृत्व में 28 टूट गए थे एक ही दिन में। अब ये फिर 3 टूट गए। ये संभाल क्यों नहीं रहे? और दुर्भाग्य क्या है कि ये नरोत्तम मिश्रा नहीं है ना उनके पास में। ये जाने वाले को कचड़ा कहते हैं। जब तक इनके पास थे तो थे देवता समान, जब आ गए मैदान में हरजाई हो गए। ये स्थिति हो गई है इस कांग्रेस की। नहीं, पर उनका कहना है कि सरकार है, दबाव है, प्रेशर है, इसलिए चले जाते हैं अपने। सरकार उनकी थी भाई, 28 टूटे तब, हमारी नहीं थी। ये तर्क नहीं है उनके, ये कुतर्क हैं जो आप कह रहे हो। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, ये खुद पटवारी साहब माननीय अध्यक्ष थे, वो मंत्री थे, तब 28 टूटे हैं। ये खुद गए थे बंगलौर में अपने रिश्तेदार को लेने के लिए, खाली हाथ आए थे। आदरणीय के साथ में गए थे, राजा साहब के साथ। तो ये खुद भी सभी जगह पहुंचे थे। इनको लगता था कि ये बचा लेंगे सरकार को, तब नहीं बची सरकार, गिर गई थी। फिर लगा कि 28 जिता लेंगे, नहीं जिता पाए। अब लगा कि नेतृत्व आ गया है तो 29 में से 10 जिता लेंगे। कभी 10 कहते थे, कभी 8 कहते थे, कभी 6 कहते थे। 0 आ गया, 00। मैं इसलिए पार्षदों से इससे बातें करने से नहीं हो सकता कुछ। आपने भी जिक्र किया दिग्विजय सिंह जी का। मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, लोकसभा चुनाव भले आ रहे हो पर लेकिन मुखरता के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी से तो उनकी खास
मोहब्बत है बिल्कुल एकदम सरकार में थे उस समय। आप तो एक मुखर बात बता दो उनकी, एक मुखर बात, सिर्फ उनने समाज को बांटना, समाज को तोड़ना, दंगे कराने की राजनीति करना, इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कुछ नहीं किया। खरगोन के दंगे में फर्जी फोटो जारी किया उनने, फर्जी फोटो मस्जिद पे भगवा लगाते हुए का फर्जी फोटो जारी किया, सबने देखा था। ये इस तरह की राजनीति करते हैं। उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो आके कहते हैं कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे थे वो। आप उस तरह के आप सवाल तो सुनो। जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हो वो दिग्विजय सिंह, किस दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो? क्या इस समाज को वो संदेश देते हैं? और उसके परिणाम भी वो देख रहे हैं। 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, 15 साल से लाखों में ही हारते हैं। जब हारते हैं अपने घर में भी लाखों से हार गए, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ नहीं आ रही। बात करो, कहते मैं एक अलग ध्येय के लिए काम कर रहा हूँ, अलग मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। वो अलग ध्येय और वो अलग मिशन यही है कि कैसे तोड़ो समाज को। उधर कैसे भी अवसर आए तो कैसे जाएं बटाला हाउस में और कैसे ये सिद्ध करें कि वो गलत हैं बाकी के बाकी सब। ये कांग्रेस पार्टी है, ये इनका गठबंधन है जो सनातन को डेंगू कहता है। ये इनका राहुल गांधी है जो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने की बातें कहते हैं। इनके सारे के सारे नेता, वो सलमान खुर्शीद है, क्या नाम है उनका, सलमान खुर्शीद, कभी बोको हराम से तुलना होती है, कभी उससे होती है, कभी हमारी महाभारत पे प्रश्न चिन्ह लगता है। इनमें हिम्मत नहीं है कि उस दल के बारे में कुछ बोल पाए, उस कौम के बारे में कुछ बोल पाए। हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ एक हमारे चूँकि धर्म भीरू लोग हैं, सहिष्णु लोग हैं, उसके कारण से ये नाजायज फ़ायदा उठाते। बीजेपी के नेता भी तो बोलते हैं उनको आतंकवाद परस्ती। किनको? दिग्विजय सिंह जी को। मैं तो उदाहरण दिए आपको, मैंने आपको बताया। फर्जी फोटो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद ने जारी किया भगवा लगाते हुए का। मैं उन्हीं के नाम में वही बात मैं कह रहा हूं, मैं उदाहरण के साथ कह रहा हूं। इतना सा अंतर है। उनने सीधा कह दिया काजी साहब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जिसके कान बजे और काजी साहब सुनाई दे। गाय के ऊपर बोल रहे हो आप? गाय गोबर में पड़ी रहती है, हमारी माता कैसे हो सकती है? एक आध बार दिग्विजय सिंह जी बकरी के बारे में तो बोलो, उसकी लैड़ी के बारे में बोलो। गोबर पे ही बोलना जरूरी है क्या? आप ही क्यों बोलते हो? और ये ऐसा नहीं है अभी का है, ये जयचंदों का इतिहास पुराना है, बहुत पुराना है। इस तरह के लोग हमारी सनातनियों में अगर नहीं होते तो कभी हम पे कोई विदेशी राज कर पाते क्या? मुगल राज कर पाते क्या? इस तरह के लोग ही थे। इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। बिल्कुल एकदम सरकार बिल लेके आने वाली थी, उसके बाद में फिर पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। उसको लेकर कहा जा रहा है कि अगले सत्र में, इसी सत्र में जो है सरकार फिर से बिल लेकर आएगी। पाकिस्तान का रकबा है 8 लाख हेक्टर, 8 लाख करोड़, आंकड़े में अंतर हो सकता है। और वक्फ बोर्ड की हिंदुस्तान में ज़मीन है 9 लाख हेक्टर। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे ज़्यादा ज़मीन इनके पास में घेर के रखी हुई है। और अभी मैं ओवैसी जी का भाषण सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जाने कितनी 1500 इतनी ज़मीन है, उसमें से 1200 हेक्टर या उसके तो कागज़ ही नहीं है। कहाँ से आ गई है? घेर ली। कागज़ दिखाओ, कागज़ नहीं दिखाएंगे। जब भी कहो कागज़ दिखाने की किसी भी चीज़ के, सीए आया तो बोले कागज़ दिखाने पड़ेंगे। हमारे कागज़ तो थे अब्बू के टाइम के थे, बोले कागज़ हमारे बकरी खा गई, अब्बू बकरी को खा गए, कागज़ कहाँ से लाएंगे? ये स्थितियों के ऐसे जवाब आने शुरू हो जाने वाले हैं। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल चुके हैं कि अगले सत्र में आएगा वक्फ का। आपने बोला कि कागज़ बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए। सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बोल रहे हैं कि रमज़ान में, ईद पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। जहां कागज़ मांगते थे अब सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो रही है। वो सरकारों के घोषणा पत्र है, वो वहाँ का चुनाव है, वहाँ की जैसी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ जैसी हो तब बिता वैसी उपजे बुद्ध वाली स्थिति है ना। लेकिन उसको आप सनातन से तो नहीं जोड़ सकते ना। वहाँ पर जैसी स्थिति चुनाव की है, ये चुनावी घोषणा है,
चुनावी घोषणा पत्र है। महाराष्ट्र में आप कर रहे हैं इस समय, क्या लग रहा है पूरी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है, क्योंकि बड़ा कठिन चुनाव माना जा रहा है इस समय? सबसे बड़े दल के रूप में बहुमत में युति आएगी, गठबंधन आएगा भाजपा का। बीजेपी अपनी दम पर क्या परफॉर्म? सबसे बड़ा दल बोला मैंने। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये 3 राज्य हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में तो हम सोचते नहीं है उतना। हरियाणा देखते हैं क्या होता है। जो अलायंस जो हुआ, लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को परेशान करेगा कुछ जम्मू कश्मीर, क्योंकि बीजेपी पूरी सीटों पर तो वैसे उतना ही। अध्ययन नहीं है मुझे जम्मू कश्मीर का। मैं कभी कश्मीर एक आधी बार गया हूँ, कभी वो भी वैसे नहीं गया घूमने की दृष्टि से किसी। हर साल वैष्णो देवी जाते रहते हैं आप? हाँ, जम्मू जाता हूँ, कश्मीर नहीं गया। वैष्णो देवी तो जाता ही हूँ। हरियाणा का चुनाव बड़ा टफ माना जाता है, सरकार को भंग किया गया बीजेपी ने वहाँ पर। केजरीवाल जी बाहर आए, इस समय कहा जा रहा है कि बाबा राम रहीम जो वो भी बाहर निकल कर आए हैं। चुनाव के समय ऐसा क्यों होता है, ये सवाल एक उठाया जा रहा था। नहीं, बीच में 3 बार आ चुके हैं भाई। और केजरीवाल भी चुनाव पे पहले लोकसभा में छूट चुके हैं, तब हरियाणा का चुनाव नहीं था। ऐसा नहीं, केजरीवाल जी दूसरी बार छूटे हैं, राम रहीम जी चौथी बार छूटे हैं। चुनाव तो अभी आए। मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, बाई इलेक्शन बीजापुर का आने वाला है, बुधनी है, बीना का इंतजार कर रहा है अभी। जब छिंदवाड़ा जीत गए तो अब दूसरे की काय के लिए बातें कर रहे हो? ये जीते हुए कांग्रेस ने हार की सुपारी ली हुई है, जीतू भैया ने। हार नाते है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं। वो तो बोल रहा है कि लीडरशिप पूरी चेंज हुई है कांग्रेस के अंदर, नया लीडरशिप आई है। अरे भैया, ये नई लीडरशिप में ही तो 29 सीटें जीती भाजपा। पार्षद से लेके सांसद तक नई लीडरशिप में ही जीते हैं। छिंदवाड़ा का उपचुनाव इस नई लीडरशिप के टाइम में ही भाजपा जीती है। तो दोनों उपचुनाव हुए थे, वो जीते हैं, और ये दोनों जो होंगे वो भी भाजपा ही जीतेगी, इसी नई लीडरशिप के टाइम में हो जाएगी। आप देख लेना, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझसे पूछना जरूर, दंडोतिया जी आप। मतलब कांग्रेस की चुनौती में है ही नहीं, बिल्कुल मान के चल आप मान रहे हैं? अब मैं नहीं मान रहा, अब परिणाम देखो ना। लोकतंत्र के अंदर तो जनता का चुनाव की कसौटी पे हमको कसती है, तराजू पे तोल देती है। किसका पल्ला भारी है जनता तय करती है, हम थोड़ी तय करते। सामाजिक राजनीतिक तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी को सब जानते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी की बात करूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी के क्या शौक है, क्या स्कूल कॉलेज के टाइम से क्या पसंद था? बिल्कुल लगता है कि अब वो शौक के लिए समय मिल पा रहा है? हाँ, अब तो हार गए तो समय मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं व्यस्तताओं के बीच की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अध्ययन जितना हो जाता है करते नहीं। पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, नहीं तो मंदिर जो बन रहा है वहाँ चला जाता हूँ, उस काम में लग जाता हूँ। मंदिर के काम में पीठ बन रही है नवग्रह की, तो नवग्रह पीठ पे चला जाता हूँ। आपने कहा था चुनाव के परिणाम के बाद में कि मेरा पानी उतरते देख समंदर पर किनारे पर घर मत बना लेना, फिर समंदर वापस आऊँगा। वापस जाता हूँ मैं, दतिया जाता हूँ मैं, सर झुका के जाता हूँ, माई पे मत्था टेकता हूँ, लगातार जा रहा हूँ। पलायन वाली जीव नहीं, जो हो सकता है करना चाहिए। जनता की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करनी, जितना बनता है करते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत दर्दनाक घटना भी घट गई दतिया में, दीवार गिर गई रर की। रर हमारे यहाँ जो केले की 4 दीवारी बाउंड्री होती है उसको रर बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बुंदेलखंड की भाषा में। 9 लोग दब गए थे, 2 बच गए थे, 7 लोग हमारे बीच से चले गए थे। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उस समय पूरे समय रहे थे, बारिश भी ज़्यादा हुई थी। राजनीति में कहा जाता है विकास के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया एक उदाहरण है, हमने देखा था बिल्कुल। अब आप जनता के बीच जब जाते होंगे तो लगता है कि बिल्कुल कि कहाँ जो गलती का एहसास, या कहना चाहिए कि जो भी चूक किस तरफ से भी रही हो, वो लोग रियलाइज़ करते हैं? उनके लिए जो नया जनप्रतिनिधि आ गया वो विकास करेगा। बाकी मैंने अपना आत्मलोचन किया है, और मैं मानता हूँ कि मैं अपनी गलती से आ रहा हूँ, किसी की गलती से नहीं आ रहा। मैंने अपना आत्मलोचन किया है। मैं माना हूँ कि अति आत्मविश्वास घातक रहा। मुझे लगता था कि आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिला। मैं अपने आप में बदलाव करूँगा, सुधार करूँगा, और अच्छी सेवा करूँगा, ये मैंने सोचा है। अगला चुनाव 28 में, उससे पहले क्या मान के चल, क्या भूमिका नरोत्तम मिश्रा जी की रहने वाली है? जो एक विपक्ष की दतिया में रहती है वो दतिया में रहेगी। बाकी जो पार्टी काम देगी उस पार्टी के काम को करना, जैसे अभी महाराष्ट्र में दिया है वहाँ करना। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है इस समय पूरा चर्चा है, और कहा जा रहा है कि इस बार लागू कर दिया जाएगा। देखिए, वो ज़रूरी इसलिए है लागू करना। आप देखो, हर दूसरे महीने में एक प्रदेश का चुनाव है। अभी निपटेगा नहीं हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का, उसके परिणाम आते आते तक महाराष्ट्र का और वहाँ का चालू हो जाएगा, झारखंड का।
वो निपटेंगे नहीं कि जब तक बाकी अगले प्रदेश की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी कि दिल्ली का चुनाव आ गया, दूसरे प्रदेश का चुनाव आ गया। तो 5 साल चुनाव करने से विकास अवरुद्ध हो जाता है। 1 या 2 बार चुनाव आए 5 साल में, और उसके बाद बाकी का समय चुनाव में न देके सरकारों को, नेताओं को विकास पर फोकस करना चाहिए, तभी तो देश उभर पाएगा। अन्यथा कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर लेके आ पाएंगे? ये भी तो एक सोचने की बात है। यहाँ 12 महीने चुनाव चलते हैं, 5 साल चुनाव चलता रहता है, चुनाव ही चुनाव चलता रहता है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है। अब लोकसभा सिर पे है और ये चुनाव हो रहे हैं। अरे भाई एक बार कर लो, 6 महीने इसको आगे सरका दो, 6 महीने जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनको पीछे सरका लो, आधे प्रदेश के अभी कर दो, आधे के फिर 6-6 महीने, 1-1 साल सरका के आधे फिर कर दो, तो 2.5-5 साल में 2 ही चुनाव तो हुए। परिसीमन भी उससे पहले होगा, सीटें इधर उधर हो सकती हैं, अगर महिलाओं का वो आया तो मैं समझता हूँ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी। और समय की बाध्यता थी, निश्चित तौर पर बातचीत में समय का पता ही नहीं लगा। तो मेरे साथ प्रश्नकाल में आज मौजूद हैं नरोत्तम मिश्रा जी, बीजेपी के सीनियर नेता। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 24।